ट्वेल्थ का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। इतिहास विषय का आप लोग का एग्जाम हो चुका है। दुमका जिला से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन को भेजा है और इसका आंसर मांगा है। ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। हर जिला में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक जिला का, क्योंकि वहीं के शिक्षकों द्वारा ही यह तैयार किया जा रहा है। फिर भी ये मेन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देख लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक हुआ? तो यहाँ हो जाएगा कांसा। इसका जो आंसर है वो प्रणव पीजीटी इतिहास के शिक्षक के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा में। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाइक सभी का हुआ है, इसलिए डी हो जाएगा सभी। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु की भूमिका मानी जाती है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर लोहा हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने। गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? तो आनंद। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के किस जिले में हुई थी? तो गिरिडीह में। उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का। रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? बीजक में। पीर का अर्थ है गुरु। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो राम राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। आईने अकबरी कितने भाग में है? तो 5 भाग में। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। एशियाटिक सोसाइटी ऑल बंगाल की स्थापना कब और किसने की? तो 1784 में विलियम जोन्स। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 में। भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनिंग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। इसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया? तो BN राव। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं बताएं। तो पहला, यह चित्रात्मक लिपि थी, इसमें जानवरों, मछलियों और मानव आकृतियों के चित्र भी शामिल थे। दूसरा, इसे मोहरों और टेराकोटा की गोलियों पर खुदा हुआ पाया गया। हड़प्पा लिपि के ज्यादातर लेख मुद्राओं में लिखे गए हैं। 32 है, मेगास्थनीज कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और खोजकर्ता थे। इन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सभ्यक दर्शन मतलब सही आस्था, सभ्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सभ्यक चरित्र मतलब सही आचरण, ये त्रिरत्न है। खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो मुसलमानों, साधुओं या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ को हम लोग खानकाह कहते थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू प्रमुख नेता थे, लेकिन सहयोग में चांद भैरव और उनकी 2 जुड़वा मुर्मू बहनें जो फूलो और झानो भी थी। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली के भारत में 2 उदाहरण बताएं। तो मैसूर पैलेस कर्नाटक में जो है वो है वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास। यह महल 1897 से 1912 के बीच बना था। इसमें हिंदू, मुगल, राजपूत और गोथिक शैली का मिश्रण है। फिर है मद्रास हाई कोर्ट की इमारतें। तो ये ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन के मार्गदर्शन में जेडब्ल्यू ब्रैंक्सटन ने इन इमारतों को डिजाइन किया था। संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बैठक में हुई थी।
अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसकी विशेषता क्या थी? तो अस्थाई बंदोबस्त भूमि राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह प्रणाली साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे जमींदारी व्यवस्था या मरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता थी कि यह प्रणाली के तहत जमींदारों को जमीन का स्वामी माना गया। जमींदारों को जमीन का उत्तराधिकारी वंशानुगत रूप से मिला। जमींदारों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार था और जमींदारों को काश्तकारों को पट्टा देना होता था। इस पट्टे में जमीन का क्षेत्रफल और किराया लिखा होता था। जमींदारों को एक निश्चित राशि का राजस्व चुकाना होता था। यह राशि जमींदार द्वारा वसूले गए कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा थी। जमींदारों को यह वादा किया गया था कि भविष्य में इस राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगर जमींदार निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, तो कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हो गया कि उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को त्याग दिया। दूसरा, उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तीसरा, वह विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया। 41 है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डाले। तो महाभारत भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से लोगों को प्रभावित किया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहरा चिंतन है। तो पहला इसका विशेषता है, इसका महत्व क्या है? तो भारतीय संस्कृति का यह आधार है जिसमें धर्म और दर्शन मिलता है। तो महाभारत में हिंदू धर्म के विभिन्न पक्षों, दर्शनों और सिद्धांतों का गहराई से वर्णन मिलता है। भागवत गीता जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, जीवन के अर्थ, कर्म, मोक्ष आदि पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। बी है, इतिहास और पौराणिक कथाएं। तो महाभारत प्राचीन काल के इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक विशाल संग्रह है। इसमें कई राजाओं, देवताओं और दानवों की कहानियां मिलती है। सी है, समाज और संस्कृति। तो महाभारत में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। दूसरा है, जीवन की सार्वभौमिक सत्य, नैतिक मूल्य। महाभारत में धर्म, न्याय, सत्य और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ये मूल्य आज भी प्रासंगिक है। दूसरा है, मानव स्वभाव। तो महाभारत में मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और प्रेम का चित्रण किया गया। फिर है, जीवन के उतार चढ़ाव। महाभारत में जीवन के विभिन्न चरणों और चुनौतियों का वर्णन मिलता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ावों से निपटने का मार्ग दिखाता है। उसके बाद इसका साहित्यिक महानता, तो विशालता। तो महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें लाखों श्लोक है। कलात्मकता, तो महाभारत की भाषा शैली और वर्ण अत्यंत प्रभावशाली है। विविधता, महाभारत में विभिन्न प्रकार की कविताएं, कहानियां और उपदेश मिलते हैं। चौथा है, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। तो कला और संस्कृति, महाभारत की कहानियों को नाटकों, फिल्मों और अन्य कला रूपों में रूपांतरित किया गया है। शिक्षा, तो महाभारत को भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिर है आध्यात्मिकता, तो महाभारत ने कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं के बीच मुख्य अंतर ये है। पहला, दिगंबर साधु मुनि हमेशा नग्न रहते हैं जबकि श्वेतांबर साधु मुनि सफेद वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्नता एक शर्त है, वही श्वेतांबर पूर्ण नग्नता में विश्वास नहीं करते हैं। संस्कृत शब्द दिगंबर का अर्थ है ही दिशा ही जिसका अंबर अर्थात वस्त्र। श्वेतांबर साधुओं को स्थल बाहु और उनके अनुयायियों के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबर साधुओं को भद्रबाहु और उसके अनुयायियों के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर साधु सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते हैं, वहीं दिगंबर साधु कठिन साधना करते हैं और दिन में केवल एक ही बार खाना खाते हैं। श्वेतांबर दो पंथों में विभाजित है, मूर्ति पूजक और स्थानकवासी। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को दोनों ही संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। अगला है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो भक्ति आंदोलन मध्ययुगीन भारत में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने एक व्यक्तिगत देवता के प्रति भक्ति और प्रेम पर जोर दिया गया। यह 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उभरा और मध्ययुगीन काल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की। इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक बाध्यताओं को समाप्त करना और लोगों के बीच एकता और समानता को बढ़ावा देना था। इसकी विशेषता है, एक व्यक्तिगत देवता के प्रति भक्ति। यह आंदोलन एक चुने हुए देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर केंद्रित थी।
केंद्रित था, जो विष्णु, शिव, कृष्ण, राम या देवी जैसे भगवान का कोई भी रूप हो सकता था। दूसरा, समानता और सार्वभौमिकता। तो भक्ति संतों में कठोर जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और उपदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा है स्थानीय भाषा। संतों और कवियों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीतों की रचना की एवं जिन्हें भजन या कीर्तन के नाम से जाना जाता है। अनुष्ठानों और पुरोहितों के प्राधिकार की अस्वीकृति। भक्ति संतों ने अनुष्ठानों की आलोचना की और पुरोहित वर्ग के अधिकार पर सवाल उठाया। प्रेम और भक्ति पर जोर। प्रेम और भक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करने का प्राथमिक साधन माना जाता था। नैतिकता पर जोर। तो भक्ति संतों ने धार्मिक और नैतिक व्यवहार, करुणा और प्रेम के महत्व पर जोर दिया। अगला है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो उत्तर, इसका आंसर होगा विजयनगर की जल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा हुआ था। इन चट्टानों में कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलती थी और इसी के उपरांत वह प्राकृतिक कुंड बनता था। इन सभी धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए जाते थे। प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्र के कारण पानी का संचयन एवं उसे शहर तक ले जाने का प्रबंध किया जाता था। इन हौजों में से ही एक हौजा का नाम कमलपुरम जलाशय था, जिससे एक नहर भी निकाली गई। इसके अतिरिक्त तुंगभद्रा बांध में एक और अन्य नहर, हरिया नहर भी निकाली गई। 45 है, इतवृत्त से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इतवृत्त मुख्य रूप से मुगल काल में लिखे गए दस्तावेज थे। ये दस्तावेज प्रमुख रूप से मुगल बादशाहों द्वारा लिखवाए जाते थे। ये इतिवृत्त मुगल काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इतिवृत्तों की रचना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो शासक की भावी पीढ़ी को शासन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना। दूसरा, मुगल शासकों के विरोधियों को चेतावनी देना तथा यह बताना कि विरोध का परिणाम असफलता है। इतिवृत्तों के लेखक मुख्यतः दरबारी होते थे। इतिवृत्तों के मुख्य विषय थे शासनकाल की घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात्य वर्ग, युद्ध इत्यादि। 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी। तो 1857 ईस्वी के जन विद्रोह को फैलाने में अफवाहों और भविष्यवाणियों का भी पर्याप्त योगदान रहा है। इन अफवाहों ने आम जनता को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, चर्बी वाले कारतूस। तो इसका आप डिटेल आप देख सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है चर्बी वाले कारतूस। दूसरा है अफवाह था कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, ये भी अफवाह था। तीसरा है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समाप्त होने की भविष्यवाणी। चौथा है चपातियों का वितरण। इसका आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर ये आपको DRGP82 साइट पर भी मिल जाएगा, जो क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च कीजिएगा। स्मॉल लेटर में आपको लिखना है क्या, तो लिखना है DRGP82। इस तरह लिख के आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 12th मॉडल क्वेश्चन सबसे नीचे में मिलेगा, उसको जाकर क्लिक कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं वर्णन करना था, तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा है, काहे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको तो लंबा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, या आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह और छोटा कर सकते हैं। 48 है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का जो खास विशेषता है, इसको मैंने बता दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 39 है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। फिर है, गुरु नानक की जीवनी, शिक्षा एवं प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। तो यहाँ प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया कि 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। परिवार है, बचपन है, शिक्षा और यात्राएं हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य आप देख सकते हैं क्या क्या है।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो बाढ़ पहला कारण था इसका, बाढ़। दूसरा है बाह्य आक्रमण। तीसरा में अन्य कारण है। 52 है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वर्णन कीजिए। स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध का जो हड्डी अवशेष ये सब जो है ना, वहाँ स्तूप में ही रखा जाता था और एक धार्मिक स्थान था। तो स्तूप किस प्रकार बनाए जाते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए ताकि आप अच्छे नंबरों से पास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।